हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोचक हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 6। अरे तुम परेशान मत हो बेटा, हम खा पी कर ही आए हैं। हम तो बस तुमसे इतना बोलना चाहते हैं। बेटा इतना बोलकर दादाजी शांत हो जाते हैं। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? जानवी बोली। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी चाहते हैं। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं और हम चाहते हैं अपने आखिरी दिनों में हम अपने पूरे परिवार के साथ रहें। मगर शौर्य हमसे इतना नाराज है कि वो हमसे बात भी नहीं करता, तो एक साथ रहने की बात ही अलग है। दादी माँ उदास सी बोली। आप दोनों क्या चाहते हैं? जानवी इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली। हम बस इतना सा चाहते हैं बहू, हमारा सारा परिवार एक साथ रहे। तुम शौर्य से बात करो बेटा और उसे मनाओ। वो हमारे साथ हमारे घर में आकर रहे या फिर हम लोग यहाँ पर आकर रह लेंगे। मगर हम चाहते हैं अब हम सब साथ में एक परिवार की तरह रहें। तुम बात करो ना बेटा अपने पति से, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। मैं उन्हें कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो उन्हें किसी भी चीज के लिए नहीं बोल सकती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अगर मैं कुछ बोलने गई और उन्होंने मुझे मार दिया थप्पड़, तब मैं क्या करूंगी? जानवी डरने का नाटक करते हुए बोली। ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू? तुम पत्नी हो उसकी। अगर तुम नहीं बात करोगी तो कौन करेगा? वैसे भी परिवार साथ में रहे तो अच्छा लगता है, ऐसे अलग अलग रहना सही नहीं है। इतना बोलकर दादी माँ शांत हो जाती है। ठीक है दादी माँ, शौर्य जब घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। मगर मैं उन्हें मना लूं ये मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लगता है। इतना बोलकर वो डरने का नाटक करने लगती है। ठीक है बेटा, तुम बात जरूर करना। और हाँ, शौर्य से मत बोलना, हमने तुम्हें इन सब के लिए कहा है। तुम तो बस इतना ही बोलना कि तुम्हें सारे परिवार के साथ रहना है। दादाजी चतुराई के साथ बोले। ठीक है दादाजी, मैं नहीं बताऊंगी आपका नाम। इतना बोलकर वह उन दोनों को देखने लगती है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। तुम ध्यान रखना अपना, और हो सके तो हमारे अलग हुए सारे परिवार को जोड़ने का काम कर देना। इतना ही चाहते हैं ये बूढ़े दादा दादी तुमसे। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। तो जानवी जाते हुए दादा दादी को देखकर अपने मन में कुछ सोच रही होती है, और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद जानवी कुछ डिसाइड करती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। शौर्य का ऑफिस। रोहन, ये काम जितना जल्दी हो सके हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता ये खुशखबरी सुनाने में। इतना बोलकर शौर्य अपने हाथों में मौजूद सारे पेपर पढ़कर उन पर साइन कर रहा था। सर, एक बात पूछूं आपसे? रोहन बोला। हाँ बोलो, शौर्य बिना उसकी तरफ देखकर बोला। सर, आपको पहले से ही पता था आपके दादा और उनकी बहू और पोता सबकी नजर इस कंपनी पर है, और वो तीनों किसी भी कीमत पर इस कंपनी को पाना चाहते हैं, जिसे जानकर ही आपने 2 साल पहले ही एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, वो भी अपनी माँ के नाम से, ताकि किसी को भी कुछ पता न चले। और आज वो कंपनी आपकी इस कंपनी से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। हर कोई जानता है देश की नंबर 1 की पोजीशन पर आने वाली कंपनी गोयल कंस्ट्रक्शन है, और दूसरे जो नंबर पर आती है वो मेहता इंडस्ट्री है। पर कोई ये बात नहीं जानता गोयल कंस्ट्रक्शन के सीईओ आप हैं। आपने आज तक कभी भी किसी को ये मालूम नहीं होने दिया और सबसे इस बात को छुपा कर रखा। मगर अब ऐसे 2 साल बाद आप ये जो करने जा रहे हैं, क्या वो सही होगा? रोहन कुछ परेशान सा बोला। फिक्र मत करो, शौर्य मेहता ने हमेशा जितना भी सीखा है, और मैं अपने मॉम डैड का बेटा हूँ। मगर अब से मैं अपने नाम के पीछे से मेहता हटाकर गोयल लगाने वाला हूँ, और अब यही पहचान होगी मेरी।
मैं मेहता नहीं, गोयल हूँ। वैसे भी मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट में अपना सरनेम चेंज करवा दिया है। और रही बात इस कंपनी की, तो ये कंपनी के साथ मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही होगा मेरे लिए भी और हम सभी के लिए भी, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी जान भी है और इस प्रॉपर्टी के लिए मैं अपनी जान की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। इतना बोलकर शौर्य शांत हो जाता है। जानवी कमरे में बैठी कपड़ों को फोल्ड कर रही होती है और उसके दिमाग में दादा दादी की बातें ही घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्यों इतना जोर दे रहे थे शौर्य को अपने घर लाने पर या खुद इस घर में आने पर। जानवी अभी ये सारी बातें सोच ही रही होती है। उतने में ही उसे अपने कंधे पर किसी के गर्म हाथों की छुअन का एहसास होता है, जिसे महसूस कर जानवी नजरें उठाकर देखती है तो सामने शौर्य खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। जिसे अपने सामने देखकर जानवी घड़ी की तरफ देखती है। 8 बज चुके थे और शौर्य भी घर आ चुका था। शौर्य को अपने सामने देखकर जानवी उसे देखते हुए ही थोड़ी उदास सी बोली, आप आप कब आए शौर्य जी? मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही आया जान, मगर मेरी जान तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई है, जिस वजह से उसे ये भी मालूम नहीं पड़ा उसका पति घर आ चुका है। शौर्य प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, वो वो हम कुछ सोच रहे थे शौर्य जी, और हम अपनी सोच में इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कब रात के 8 बज गए और कब आप घर आ गए। इतना बोलकर जानवी बेड से खड़ी होती है और सारे जमे हुए कपड़ों को कबर्ड में रख देती है। बिना शौर्य की तरफ देखे ही बोली, सॉरी शौर्य जी, आज हम डिनर नहीं बना पाए। आप बता दीजिए हम डिनर में क्या बनाएं, हम वही बना लेते हैं। इतना बोलकर जानवी कबर्ड बंद कर देती है और अपने खुले हुए बालों का जूड़ा बनाकर उसमें क्लचर लगा लेती है। जान, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम कहीं बाहर चले डिनर पर। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है मैं एक बार भी तुम्हें कहीं भी बाहर नहीं ले गया घुमाने, ना ही तुम इस घर के अंदर से बाहर निकली हो। इतना बोलकर शौर्य बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। नहीं शौर्य जी, हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना, हमें बस यही घर में ही रहना है। हम खुश हैं इस घर के अंदर ही, हमें बाहर नहीं जाना है। जानवी शौर्य की बात सुनकर थोड़ा तेज चिल्लाकर बोली ताकि शौर्य उसकी बात सुन सके, बीबी मेरे कपड़े निकाल दो और जल्दी से खुद भी रेडी हो जाओ, हम डिनर पर आज बाहर जाने वाले हैं। और मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शौर्य अंदर से ही आवाज लगाकर बोला। शौर्य की बात सुनकर जानवी का चेहरा लटक जाता है। वो कुछ परेशान सी खुद से ही बोली, हमें इस घर से बाहर नहीं जाना है शौर्य जी, हमें इस घर से बाहर नहीं निकलना है। हम इस चार दीवारी के अंदर जितना महफूज करते हैं उतना इस घर से बाहर नहीं। और हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हो या फिर आपकी जान खतरे में आए। आप नहीं जानते शौर्य जी, मगर हमें अच्छी तरह से पता है वो लोग हमें कुत्तों की तरह हर जगह पर ढूंढ रहे होंगे। और ढूंढ ही नहीं रहे होंगे सिर्फ, बल्कि वो अरुण भूखे शेर की तरह हमें नोचने के लिए बाहर घात लगाकर बैठा है। और अगर गलती से उसने या उसके किसी भी आदमी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और परेशानी ही नहीं, अगर उसने हमें आपके साथ देख लिया तो वो हमारे साथ जो करेगा सो करेगा, मगर वो आपके साथ भी बुरा करेगा। और हम आपके साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम बता नहीं सकते शौर्य जी आप हमारे लिए क्या हो और हम आपको कितना ज्यादा चाहने लगे हैं, और हम आपको किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते। इतना बोलकर जानवी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और बंद आंखों से ही कुछ बूंद आंसुओं की गिर पड़ती है। जान, अभी तक तुम रेडी नहीं हुई, ना ही मेरे कपड़े निकाले। शौर्य
बाथरूम से बाहर आते हुए बोला, वो हम बोल रहे हैं शौर्य जी, हमारी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही है, ना ही हमें अच्छा लग रहा है। हमारा मन भी बिल्कुल नहीं है बाहर जाने का। तो क्या हम घर पर ही नहीं रुक सकते हैं? जानवी काफी ज्यादा मासूम सा और प्यारा सा फेस बनाकर बोली, जान, भरोसा रखो अपने इस पति पर। तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगा, ना ही तुम्हें टूटने देगा। और तुम किस बात के लिए परेशान हो, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर तुम फिक्र मत करो। उस मंत्री का बेटा अरुण, वो इंडिया छोड़कर दुबई चला गया है और फिलहाल उसका बाप, वो अपने पार्टी के कामों में बिजी है। और जब तक मैं नहीं चाहता तब तक उस मंत्री के आदमी ना ही तुम्हें देख पाएंगे और ना ही तुम्हें ढूंढ पाएंगे। तो फिर बेफिक्र होकर अपने पति पर भरोसा रखो बीबी। तुम्हारा पति खुद मर जाएगा पर तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। इतना बोलकर शौर्य प्यार से झुककर जानवी का माथा चूम लेता है। आप इतनी अच्छी तरह से हमें कैसे समझ लेते हो शौर्य जी? कैसे आप हमारे मन की सारी बातों को समझ जाते हो? कैसे आप हमें इतनी अच्छी तरह से जान लेते हो? ये बोलते हुए ही उसकी आंखों से आंसू की दो बूंद टपक पड़ती है। श्श, चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस तुम्हें खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ बीबी, ऐसे रोते हुए नहीं। इसलिए चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, या मुझे बताओ, मैं तुम्हें अच्छे से रेडी कर सकता हूँ। इतना बोलकर शौर्य एक आंख मार देता है और शरारती अंदाज में जानवी को देखने लगता है। ठीक है, हम हो रहे हैं तैयार, आप भी हो जाओ। ये बताओ हम क्या पहने? इतना बोलकर जानवी क्यूट सा फेस बनाकर शौर्य को देखने लगती है। तुम पर तो सारे कपड़े जचते हैं बीबी, मगर फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो, तो चलो मैं बता देता हूँ। इतना बोलकर शौर्य खुद कबर्ड खोलकर जानवी के लिए एक सुंदर सा गाउन बाहर निकालता है और जानवी के हाथों में देकर खुद अपने कपड़े निकाल उन्हें पहनने लगता है। करीब 1.5 घंटे बाद, शौर्य क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, पट्टी हटाने दो हमें। यह कहाँ ले आए हो आप हमें? जानवी अपनी आंखों में बंधी पट्टी को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, बस बीबी बस, 10 कदम आगे चलो, उसके बाद ये पट्टी हटा लेना। शौर्य जानवी को आगे बढ़ाते हुए बोला, ठीक है शौर्य जी, हम 10 तक गिनती गिन रहे हैं, मगर 10 पूरे होते ही आप पट्टी हटा देना। इतना बोल वह शौर्य का हाथ पकड़े ही गिनती गिनते हुए ही आगे बढ़ती है। जैसे ही जानवी के 10 पूरे होते हैं, ठीक वैसे ही उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस होता है, जिसे फील करते ही जानवी की तेज चीख निकल पड़ती है और वो झट से उचककर शौर्य की बाहों में लिपट जाती है। साथ ही शौर्य को कसकर अपने सीने से लगा लेती है। क्या हुआ जान, तुम ऐसे क्यों डर गई? शौर्य जानवी की आंखों से पट्टी हटाकर बोला, नीचे कुछ है शौर्य जी, अभी ऐसा लगा जैसे कुछ ठंडा पानी जैसे हमारे पैरों को छू कर गुजरा। अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बोली, अपनी आंखों को खोलो बीबी और देखो जरा हम कहाँ पर है। शौर्य जानवी को नीचे जमीन पर रखते हुए बोला। शौर्य की बात सुनकर जानवी धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह वैसे ही हैरान नजरों से चारों तरफ देखने लगती है, जहां पर एकदम खुला आसमान था और वह समुद्र के पास खुद को पाती है, जहां पर ठंडा पानी उसके पैरों को भिगाकर जा रहा था और पास ही एक काफी सुंदर सा टेबल भी सजा हुआ था, जो शायद डिनर डेट के लिए था। रात की चांदनी में उस समुद्र का पानी बहुत ज्यादा चमक रहा था, साथ ही उस पर बहुत सारी लहर भी आ जा रही थी। वो सारा ही नजारा इस समय बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, जिसे देखते हुए ही जानवी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, तो वो वैसे ही खुश होकर चारों तरफ देखने लगती है। सरप्राइज पसंद आया बीबी? आपने ये सब कुछ हमारे लिए किया शौर्य जी? जानवी अपनी आंखों में हल्की सी नमी लेकर बोली।
हाँ, ये सब कुछ मैंने अपनी प्यारी और क्यूट सी बीबी के लिए किया है। हमारी शादी को करीब 45 दिन होने को आए हैं, मगर फिर भी मेरी प्यारी सी बीबी घर से बाहर निकली ही नहीं और ना ही उसने ऐसी खुली हवा में सांस ली। तो मैंने सोचा क्यों न अपनी बीबी को खुली हवा की सैर कराई जाए। इतना बोलकर शौर्य मुस्कुराया और प्यार से जाह्नवी को देखने लगता है। आप बहुत अच्छे हैं शौर्य जी। आप ना दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। जाह्नवी भागकर शौर्य के पास आकर उसके सीने से लगकर उसे काफी टाइट हक कर बोली, अच्छा का तो पता नहीं जान, पर दुनिया वाले मुझे घमंडी, अकड़ू, गुस्सेल, बदतमीज और काफी सारी उपलब्धियां दे चुके हैं, मगर तुम पहली हो जो बोल रही हो मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ। इतना बोलकर शौर्य भी जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लेता है। मुझे आपका सरप्राइज बहुत ही ज्यादा पसंद आया शौर्य जी। इतना बोलकर जाह्नवी शौर्य से अलग होती है और अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़ उसे ऊपर की तरफ उठाकर समुद्र के पानी में चलने लगती है। और चलते हुए ही उसे मस्ती सूझती है। वो नीचे झुककर अपने हाथों में पानी भरकर शौर्य के ऊपर फेंक देती है और जोर से हंसने लगती है। जाह्नवी की हरकत से शौर्य के कपड़े गीले हो जाते हैं और उसके चेहरे पर भी हल्का सा पानी लग जाता है, जिसे देखकर शौर्य पहले तो जाह्नवी को घूर कर देखता है, मगर अगले ही पल वो भी जाह्नवी पर पानी भरकर फेंक देता है, जिसके ऐसा करने पर जाह्नवी का मुंह बन जाता है। आपने ही चीटिंग की शौर्य जी। आपने हम पर पानी क्यों डाला? जाह्नवी काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बनाकर बोली। तो तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला? शौर्य भी बोल पड़ा। आप ना शौर्य जी महीने भर से नहाए नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा चलो नहला दिया जाए आपको, इसलिए नहला रहे हैं। इतना बोलकर जाह्नवी वापस से हाथों में पानी भरकर शौर्य पर फेंकती है, तो शौर्य भी उस पर पानी फेंकने लगता है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए ही भागने लगते हैं और भागते हुए ही शौर्य जाह्नवी को पकड़कर पानी में गिर जाता है और जैसे ही दोनों गिरते हैं ठीक वैसे ही शौर्य जाह्नवी को अपनी बाहों में भरकर बोला, मुझे नहीं पता था बीबी तुम इस तरह से इतना खुलकर हंस भी सकती हो। जितना हंसोगी तो उतनी ज्यादा प्यारी लगोगी। इतना बोलकर वह झुककर उसका माथा चूम लेता है। शौर्य जी भूख लगी है, चलो ना कुछ खा लेते हैं चलकर। जाह्नवी मासूम सा फेस बनाकर बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी बीबी। इतना बोलकर शौर्य जाह्नवी का हाथ पकड़ लेता है और टेबल की तरफ ले जाने लगता है। शौर्य किसी जेंटलमैन की तरह जाह्नवी को उसकी चेयर पर बिठाता है और खुद ही उसके लिए खाना भी सर्व करता है, जिसे देखकर जाह्नवी के होठों की मुस्कान बढ़ जाती है। वो प्यार से शौर्य को देखते हुए ही खाना खाने लगती है। डिनर के बाद भी वो दोनों काफी समय तक वैसे ही वहां पर बैठे होते हैं और साथ में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार भरी बातें करते हैं। और जब जाह्नवी को नींद आने लगती है, ये देखकर शौर्य धीरे से जाह्नवी को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है, तो जाह्नवी भी अपना सर शौर्य के सीने पर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपनी दोनों बाहें भी उसकी गर्दन पर लपेट देती है। जैसे ही शौर्य अपनी कार के पास पहुंचने वाला होता है, ठीक वैसे ही अचानक से वहां पर बहुत सारी गोलियों के चलने की आवाज आना शुरू हो जाती है। उन आवाज को सुनकर जाह्नवी की नींद गायब हो जाती है और वो डर जाती है, तो शौर्य की आंखें इस अचानक से हुए हमले की वजह से लाल हो जाती है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गोली सीधे उसकी तरफ ही आती है, जिसे देखकर जाह्नवी की तेज चीख निकल पड़ती है। जैसे ही उस गोली की तेज आवाज जाह्नवी के कानों पर पड़ती है, ठीक वैसे ही जाह्नवी बुरी तरह से डर जाती है और डर की वजह से उसकी पकड़ शौर्य की गर्दन पर कस जाती है, मगर गोली उन दोनों को लगती उससे पहले ही शौर्य दूर हट जाता है। उसके दूर हटते ही गोली चूक जाती है और लगातार वहां पर गोलियों के चलने की आवाज
आने लगती है, जिस वजह से शौर्य जल्दी से जानवी को कार के अंदर बैठा देता है। अपने पॉकेट में रखी अपनी गन निकालकर जैसे ही वह कार का डोर खोलकर बाहर जाने को होता है, ठीक वैसे ही जानवी शौर्य का हाथ पकड़ डरते हुए ही बोली, नहीं शौर्य जी, आप बाहर मत जाइए, बाहर खतरा है। अरे तुम यहीं रुको जान, मैं अभी थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा और फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ना ही मैं खुद को कुछ होने दूंगा। इतना बोलकर शौर्य जानवी को कार में ही लॉक कर बाहर निकल जाता है और गुंडों पर गोली चलाने लगता है। शौर्य के सारे गार्ड भी उन गुंडों पर गोली चला रहे थे और उन्होंने बहुत सारे गुंडों को मार भी गिराया था, मगर कार के अंदर बैठी जानवी उन गोलियों की आवाज सुनकर बुरी तरह से डर जाती है और डर की वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर शौर्य भी गुंडों पर गोली चला रहा था और जब सभी की गोली खत्म हो जाती है तब सारे के सारे ही आपस में भिड़ जाते हैं। शौर्य भी गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में सारे गुंडे मारे जाते हैं, जिन्हें देखकर शौर्य की आंखें हल्की सी लाल हो जाती है और वो हल्के गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। साथ ही अपने मन में खुद से बोलता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं, अब मुकाबला आर या पार का होगा और बहुत कर लिया तुम लोगों ने वार, अब बारी मेरी है। इतना सोचकर शौर्य जल्दी से कार की तरफ जाता है और जैसे ही डोर खोलता है कार का तो जानवी को ऐसे बेहोश देखकर उसकी आंखें डर से भर जाती है और वो परेशान सा कार के अंदर बैठ जाता है और उसके बैठते ही कार वहां से घर के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बाद जानवी धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है ठीक वैसे ही वह खुद को घर में और अपने ही बेड पर पाकर एकदम हैरान रह जाती है। उसी हैरानी के साथ ही वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है ठीक वैसे ही उसे शौर्य की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो उससे बोला, अब कैसा फील हो रहा है बीबी? शौर्य की आवाज सुनकर जानवी ने अपनी नजरों को उठाकर अपने बगल में देखा, जहां पर शौर्य उसके पास ही बैठा था, जिसे देखकर जानवी की आंखें कुछ नम सी हो जाती है और वो उन्हीं नम आंखों से शौर्य को देखकर बोली, आप ठीक तो हो ना शौर्य जी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना बोलकर जानवी जल्दी से शौर्य के करीब जाकर उसके सीने से लग जाती है। शौर्य भी जानवी को अपनी बाहों में भरते हुए ही प्यार से बोला, मैं ठीक हूँ बीबी, मगर मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो, तभी तो इस तरह से इतना ज्यादा रो रही हो। हम कहाँ रो रहे हैं, हम तो बस आपकी फिक्र कर रहे हैं। वैसे भी पत्नी है हम आपकी, और हम आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आपकी फिक्र, बताइए? जानवी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओ, मेरी फिक्र तो फिलहाल तुम ही करोगी, और जब हमारे 10-12 बच्चे हो जाएंगे तो वो भी कर लेंगे। शौर्य हंसते हुए बोला, आप भी ना शौर्य जी, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें आराम करने दीजिए। आप बुरे हो, हमें परेशान कर रहे हो। इतना बोलकर जानवी अपनी नजरों को फेर लेती है। अच्छा जी, तो हम आपको परेशान कर रहे हैं? सच में? ठीक है, हम नहीं करते परेशान, बस हम अपनी बीबी को अपनी बाहों में भरकर आराम कर लेते हैं। इतना बोलकर शौर्य जानवी को अपने करीब कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। जानवी भी बिना कोई नखरे दिखाए ही शौर्य की बाहों में सिमट सी जाती है और अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बोली, शौर्य जी, हमने तो आपको एक बात बताई ही नहीं। कौन सी बात? शौर्य जानवी को देख बोला, आज सुबह आपके जाने के बाद यहाँ पर आपके दादा दादी आए थे। ये बोलते हुए ही वह सारी बातें उसे बता देती है। जानवी की बात सुनकर शौर्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था उन लोगों पर, मगर वो किसी तरह खुद के गुस्से पर काबू पाकर जानवी से बोला, जान, तुमने क्या कहा? हमने बस इतना ही कहा, हम शौर्य जी से बात कर लेंगे, पर हमारा मन नहीं है शौर्य जी उन्हें यहाँ लाने का या खुद उनके पास जाने का। हमें अंदर से
अच्छी फीलिंग नहीं आती है उन्हें देखकर। उन्हें देखकर हमारी गट फीलिंग बोलती है वो लोग सही नहीं है और हम नहीं चाहते हमारा अच्छा भला घर और उसका माहौल खराब हो जाए। इतना बोलकर वो शांत हो जाती है। और मैं भी उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ जान। मेरे लिए ही तुम ही मेरा पूरा परिवार हो और मुझे किसी भी बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जो मेरे पास हो। इतना बोलकर शौर्य जाह्नवी के गालों को चूम लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी पता चला है मेहता इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर शौर्य मेहता ने अपनी कंपनी बेच दी है और उन्होंने अपनी कंपनी जिसे बेची है वो कोई फॉरेनर है। और हमें ये भी मालूम हुआ है कि मिस्टर मेहता ने अपने पीछे से अपने सरनेम को हटा दिया है। उन्होंने अपने नाम के पीछे मेहता की जगह गोयल लगा लिया है जो उनकी मॉम का सरनेम है। और इतना ही नहीं, मिस्टर शौर्य ने तो ये भी अनाउंस किया है उनका या उनकी पत्नी का किसी भी मेहता से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो उनसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। सुबह सुबह ही ये खबर जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। हर कोई जिसने भी इस न्यूज को देखा वो सारे ही इस न्यूज को देखकर एकदम हैरान से हो गए थे। जब दादा दादी सुनीता और शान इस न्यूज को देखते हैं तो उन्हें तो जैसे कोई सदमा ही लग जाता है और सबकी आंखें हैरानी और गुस्से दोनों से ही भर जाती है। जब दादा दादी और सुनीता इस न्यूज को देखते हैं तो उन्हें तो जैसे कोई सदमा ही लग जाता है और सबकी आंखें हैरानी और गुस्से दोनों से ही भर जाती है। आई नो, मुझे पता था वो शौर्य कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे पता था मॉम, वो कुछ ऐसा ही करेगा। उसने सब कुछ जानबूझकर ही किया है ताकि वो हम सबसे बदला ले सके। मैंने कहा था उस चूजे को भी उसके माँ बाप के साथ ही मार डालो, मगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी ना ही मेरा साथ दिया और उसे इस घर से बाहर जाने दिया। अगर हमने उस शौर्य को तभी मार दिया होता जब वो छोटा था तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और आज हम राज कर रहे होते उस दौलत पर, वो भी बिना किसी मेहनत के ही। शान काफी गुस्से में पागल सा होते हुए बोला, अगर उसे मार दिया होता तो आज जो प्लान हम बनाए उसे बढ़ाकर उसकी शादी कर अपनी पसंद की लड़की से कराकर उसे अपने कंट्रोल में रखने का और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का, तो वो प्लान कैसे सक्सेस होता बेवकूफ। अच्छा भला हमने उस सनाया को लाया था शौर्य की लाइफ में ताकि हम शौर्य को कंट्रोल कर सके, मगर हम गलत निकले और वो शौर्य हमसे 10 कदम आगे निकल गया। हमने तो सोचा था अगर उसकी शादी ही नहीं होगी तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, मगर जो हमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पर पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई और शौर्य उससे शादी कर बैठा और अब तो उसने अपना सारा बिजनेस बेच भी दिया है। अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से हमारे भेजे हुए गुंडे हर बार खुद ही मारे जाते हैं, मगर इस शौर्य को कुछ होता भी नहीं है। इतना बोलकर वो गुस्से में ही मुट्ठी भींच लेती है। बस अब बहुत हुआ, बहुत कर लिया अच्छा होने का नाटक, मगर अब और नहीं। उस शौर्य की जान उसकी बीबी में बसी हुई है ना, तो बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस शौर्य की बीबी को ही उससे दूर कर दूंगा और मैं उसकी बीबी का वो हाल करूंगा जिसे देखने के बाद शौर्य खुद अपने आप को कोसेगा कि क्यों उसने हमसे पंगा लिया, क्यों उसने हमारी बात नहीं सुनी। अब वार शौर्य पर नहीं, उसकी प्यारी बीबी पर होगा। शान गुस्से में ही इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। इस लड़के को बहुत गुस्सा आता है बहू, इसे जरा काबू में करो और आगे क्या करना है ये हम पर छोड़ दो। ठीक है पापा, इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। जाह्नवी जब अपनी आंखों को खोलती है तो वह खुद को बेड पर अकेला पाती है, जिस वजह से जाह्नवी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो जल्दी से ही बेड पर उठकर बैठ जाती है और चारों तरफ नजरों को
घुमा कर देखने लगती है, मगर उसे पूरे कमरे में कहीं पर भी शौर्य नहीं दिखता है, जिस कारण उसकी आंखें एक अनजाने डर से भर जाती है और वो वैसे ही डरते हुए ही जल्दी से बाथरूम में जाकर देखती है, मगर बाथरूम में भी शौर्य नहीं होता है। बाथरूम में शौर्य को ना पाकर जानवी बालकनी में जाती है, मगर वहां पर भी शौर्य नहीं होता है। ये देखकर जानवी का दिल एक अनजाने डर से भर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर हॉल में जाती है और पूरे हॉल में शौर्य को ढूंढने लगती है, मगर उसे शौर्य कहीं पर भी नजर नहीं आता। ये देखकर जानवी का दिल और ज्यादा बेचैन हो उठता है। तभी उसे किचन में से बर्तन की आवाज आती है, जिसे सुनकर जानवी भागते हुए ही किचन की तरफ जाती है। जैसे ही वो किचन में जाती है, ठीक वैसे ही उसे किचन के पास काम कर रहा शौर्य दिखता है, जो कढ़ाई में कुछ पका रहा होता है। जानवी को बस शौर्य की पीठ नजर आती है, चेहरा नहीं, पर जिस कारण वो बिना देरी किए हुए ही भागकर शौर्य के पास जाती है और जल्दी से शौर्य को पीछे से हक कर रोनी आवाज में बोली, शौर्य जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको पता भी है शौर्य जी, हम कितना ज्यादा डर गए थे जब हमने आपको रूम में नहीं देखा। आपको पता भी है हम कितना ज्यादा डर गए थे, मन में किस तरह के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हमारा दिल आपको खुद के पास न पाकर कितना बेचैन हो गया था। आपको कुछ पता भी है? आप ऐसा कैसे हमें छोड़कर यहाँ पर आ गए? हम आपको बता भी नहीं सकते हमारे दिल का क्या हाल हो गया था आपको न पाकर। इतना बोलकर जानवी काफी जोर से रो पड़ती है और काफी टाइट हग भी कर लेती है और ऐसे रोते ही जैसे शौर्य उसे कहीं छोड़कर चला गया होगा। अभी जानवी रो ही रही थी, तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही जानवी उस आवाज को सुनती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरान हो जाती है और वो उसी हैरानी के साथ जल्दी से अपनी बाहें शौर्य से हटाकर जैसे ही पीछे पलटकर देखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो बस अपनी आंखों को फाड़े अपने सामने खड़े लोगों को देखती है, तो कभी पीछे पलटकर शौर्य को देखती है जिसे उसने हक कर रखा था और जैसे ही वो इंसान का फेस देखती है जिसे उसने हक किया था, ठीक वैसे ही उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है और उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों ही आ जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें